हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड टेट के जूनियर पेपर की एसएसटी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं अपने क्वेश्चन की, तो वो है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के निम्नतम चरण में कौन सा लक्ष्य रखा गया है। तो निम्नतम चरण में कौन सा लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें ऑप्शन है कि शारीरिक विकास, लोकतांत्रिक अर्थशास्त्र का विकास, ऑप्शन नंबर सी है आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, क्योंकि अर्थशास्त्र का विकास कराना बच्चे के अंदर लोकतांत्रिक, तो वो एक निम्नतम चरण में आएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन को सिखाने के लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या संकेतक में सहायता चाहिए होती है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें सामाजिक विज्ञान में छात्रों को सीखने के संबंध में किन विषयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। लेकिन आप लोग फिर भी पढ़ लो। बी ऑप्शन है हमारा कि अशोक किस प्रकार छात्रों की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी है उनके छात्र कितने बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा एपिसोड का वह हिस्सा जिसमें छात्रों ने कंठस्थ नहीं किया है। तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि निदानात्मक होता है एक प्रकार से हम लोग किसी चीज़ को पहचानना, उसकी कमजोरी को पहचान कर उसका एक निदान करना। तो सामाजिक विज्ञान। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक कठिन है तो आप क्या करेंगे। अगर एसएसटी की पुस्तक कठिन है तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विभिन्न प्रकार की समृद्ध सामग्री प्रदान करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है रात भर सीखने पर बल देंगे, नंबर थर्ड है कि प्रत्येक पाठ का प्रारूप विवरण लिखा जाएगा, ऐसे करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की समृद्ध सामग्री प्रदान करेंगे हम लोग। यदि बच्चे को एसएसटी की पुस्तक कठिन लग रही है तो अलग अलग हम लोग टूल्स का प्रयोग करेंगे, तब जाके बच्चों को सिखाएंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो भूगोल सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है। क्या मानचित्र है, क्या समय ग्राफ है, क्या फ्लैश कार्ड है, क्या बैरोमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, मानचित्र मैप सबसे बेहतर होता है बच्चों को भूगोल सिखाने के लिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो है कि निम्नलिखित में से किसने मानक नियम और मुद्रा के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दिया है। क्या परियोजना ने दिया गया, समूह चर्चा ने दिया गया, पुस्तक अध्ययन ने दिया गया, निबंध लेखन ने दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, कि समूह चर्चा अगर एसएसटी के अंदर या प्राथमिक स्तर पर्यावरण के अंदर की जाती है तो वो एक सही मायने में बहुत ज़्यादा सिखाने में मदद करती है हमें। तो इसीलिए मानक नियम और मुद्रा के सामाजिक अधिगम को जो बढ़ावा दे सकती है वो समूह चर्चा होती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, सोशल साइंस का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक प्रभावकारी विकसित करना या शिक्षण राक्षस, या ऑप्शन नंबर डी है सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, मतलब ये एक प्रकार का उद्देश्य नहीं है, शिक्षण राक्षस कोई चीज़ें होती नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा नंबर, नहीं तो पहला और सेकंड और हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न, निम्नांकित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार प्रतिष्ठित रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मतलब कौन से जगह के लोग जो थे वो पूर्ण रूप से अपने घर बना कर रहने लगे थे प्रतिष्ठित रूप से, मतलब एक पारिवारिक रूप से जिसे बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण संस्कृति, दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। खैर तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा, क्योंकि नव पाषाण काल में प्रतिष्ठित रूप से घर बनाकर रहने लगे थे, नहीं तो स्थायी रूप से जो घर बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया गया था वो तो स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिया गया था मध्य पाषाण काल के अंदर। लेकिन अगर बात की जा रही है प्रतिष्ठित रूप से, मतलब एक पारिवारिक रूप से जो इन्होंने स्टार्ट किया था घर बनाकर रहना, तो वो नव पाषाण काल के अंदर कर दिया था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, निम्नांकित में से किसे कश्मीर निर्माण का श्रेय दिया जाता है, कश्मीर की स्थापना किसने की थी, ये करके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कनिष्क ने की थी, या अशोक ने की थी, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, या हर्षवर्धन ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी और श्रीनगर में के बाद ही फिर कश्मीर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो इसीलिए कश्मीर के निर्माण का श्रेय अशोक को जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नांकित में पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। इनमें से कौन
पंच सिद्धांतिका के लेखक है तो क्या आर्यभट्ट है, क्या वराहमिहिर है, क्या ब्रह्मगुप्त है, क्या चरक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, वराहमिहिर। वराहमिहिर जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में रहा करते थे, तो पंच सिद्धांतिका के लेखक थे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया था, तो कौन से ईयर में था? तो आपने कभी सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का समय इंडिया के अंदर चला था और फायान एक चीनी यात्री इंडिया के अंदर आया था। उसके बाद तो फिर बौद्ध धर्म बहुत जल्दी प्रचलित हुआ या बहुत जल्दी फैला चीन के अंदर, और तभी उसको एक वहाँ पर राज धर्म घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसी टाइम पर फायान इंडिया के अंदर आया था। तो ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया? देखो, भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है जो आगे आने वाला पृथ्वी पर एक महान बोधिस्ट होगा, तो उसे बोधिसत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर मैत्रेय जो है इसे बोधिसत्व कहा गया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि 9वीं शताब्दी का सायरपुरम है, ये सारपुरम लिखा हुआ है, तो सायरपुरम राज्य निम्नतम राज्यों में से किससे संबंधित था? मतलब इनमें से किस राज्य से संबंधित था या कौन से साम्राज्य से संबंधित रहा है सायरपुरम? देखो, अभी ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये चेर साम्राज्य से संबंधित था। आपने कभी सुना होगा कि हमारे इंडिया के अंदर तो दक्षिण भारत में एक संगम डायनेस्टी हुआ करती थी, संगम वंश हुआ करता था, और उसमें 3 एक साम्राज्य हुआ करते थे। तो जैसे चेल, चोरा, पांडे, तो चेर जो साम्राज्य था उसके अंदर आता था सायरपुरम। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है कि दिल्ली के किस सल्तनत ने शर्की सल्तनत पर कब्जा किया था? देखो, शर्की जो था वो एक प्रयागराज के उत्तर पश्चिम प्रयागराज या वाराणसी के आसपास में फैला हुआ एक साम्राज्य था, और इसने दरभंगा तक अपना साम्राज्य फैलाया था। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी इसने अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश करी थी। और ये जो तुगलक डायनेस्टी हुआ करती थी, तुगलक डायनेस्टी में महमूद का एक वज़ीर हुआ करता था और उसका नाम था ख्वाजा जहान, और ख्वाजा जहान ने शर्की सल्तनत की स्थापना करी थी। और एक जब लोदी डायनेस्टी आई, तो लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ने शर्की डायनेस्टी का पतन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संत रामानंद का जो जन्म था वो किस स्थान पर हुआ था करके क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संत रामानंद के शिष्य 12 शिष्य हुआ करते थे, जिनमें रविदास, कबीर जी इत्यादि कई सारे ऐसे शिष्य थे। तो यहाँ पर काशी में हुआ था, प्रयाग में हुआ था, काशी, देखो ये दोनों काशी है, या लखनऊ में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, क्योंकि प्रयागराज के अंदर ही रामानंद का जन्म हुआ था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने टुकड़ों में विभाजित किया था? तो अकबर के टाइम में, इस समय में जो कृषि हुआ करती थी वो 2 भागों में विभाजित थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। लेकिन स्वराज पत्र किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का स्वराज पत्र है, ये ध्यान हम लोग रखेंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि 1896 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली को हराया था, तो ध्यान रखेंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, अल हिलाल नामक समाचार पत्र उन्नत में किससे संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे इनमें से किससे संबंधित है ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र इनमें से किससे संबंधित था? क्या अबुल कलाम आज़ाद से, शौकत अली से, मोहम्मद अली से, या बदरुद्दीन तैयबजी से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, अल हिलाल नामक। ठीक है, तो वो अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित था, एक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपसे प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से सैंडर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, किसने की थी? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा कि सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने करी थी? तो राजगुरु ने करी थी, भगत सिंह ने की थी। तो ए एंड सी आंसर बिल्कुल सही है, राजगुरु एंड भगत सिंह। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी, अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी थी, या फिर वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी इंडिया विंग्स फायर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोदावरी। 1470 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और यही प्रायद्वीपीय भारत की मतलब दक्षिण भारत की या फिर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत इस नदी कार्यक्रम के संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता था, तो 80% यूज़ कर सकता था। जो नीचे की हमारी नदियाँ थी जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, ऊपर की जो सिंधु झेलम चिनाब 3 नदियाँ है उसका 20% पानी जो है वो भारत यूज़ करेगा। और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं जैसे रावी, व्यास और सतलज, तो इनका जो 80% पानी है वो भारत यूज़ करेगा। बट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जो प्रवाह या जलप्रपात भी कह सकते हैं इसे, किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात जो स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गिर नेशनल पार्क क्या राजस्थान में है, क्या मानस असम में है, क्या दुधवा उत्तर प्रदेश में, क्या कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। जी हाँ, जो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे नीचे के, तो ये तो सही है और गलत हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। गिर नेशनल पार्क राजस्थान में ना होकर गुजरात के अंदर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर लंबी पैदल यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो वो थी जुको तोबई जापान की रहने वाली। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है पृथ्वी की सतह से शुरू हो रहे क्रम को सही रूप में लगाइएगा। तो जैसे कि अगर बात की जाती है कि ये हमारी पृथ्वी और ये क्षोभ मंडल है, फिर मध्य समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और फिर बहियर मंडल आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, क्योंकि पहले नंबर पर हमारा एक क्षोभ मंडल है, ये खोब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल है, उसके बाद फर्स्ट है हमारा समताप मंडल, फिर सेकंड नंबर पर आता है तो वो है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि निम्नतम अफ्रीका मतलब जो हमारी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में से इनमें से कौन सी अक्षांश है, ये वाली रेखा है ना, अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है, देखो अगर मैं बात करूँ अफ्रीका से, तो अफ्रीका जैसे ये है, तो अफ्रीका से होकर यहाँ पर ये कर्क रेखा भी जाती है, एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी जाती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लाइन भी गुजर रही है और ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी और 23.5 डिग्री मकर रेखा भी गुजर रही है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो रूस और अलास्का के बीच से होकर नीचे की ओर लंबी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है एक प्रकार की, जो एक 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। लेकिन कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है सामान्य मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। देखो सामान्य मानचित्र जो होते हैं उसमें एक नीले रंग का प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बात बोली गई है पर्वतों को दर्शाने के लिए, पर्वतों को नीले रंग से दर्शाया गया है मानचित्र के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो खनिजों के संबंध में सही नहीं है। तो इनमें से जो खनिज से संबंधित बातें बोली गई है, तो कौन सी इनमें से संदर्भ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, जी सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक पर्यावरण में निर्मित होते हैं, जी सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि सभी खनिज अधात्विक होते, गलत आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे अधात्विक नहीं होंगे, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और सब मेटल भी होते हैं, सभी प्रकार के तीनों प्रकार से हमारे जो होते हैं वो खनिज होते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का एक मतलब खराब होती जा रही है, बंजीकरण हो रहा है, बंजर होती जा रही है भूमि, तो उसका कारण क्या है कि गहरी खेती, वन उन्मूलन होना, या फिर अधिक संचित होना, या फिर अति पशुचारण होता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है यहाँ पर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट सरदार सरोवर, कौन सा एक हमारा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सरदार सरोवर परियोजना शामिल नहीं है। तो सरदार सरोवर परियोजना किसमें शामिल नहीं है, तो तेलंगाना में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका सही हो जाएगा तेलंगाना। नहीं तो देखो ध्यान रखेंगे, सरदार सरोवर जो डैम है वैसे तो गुजरात में है, लेकिन उस डैम से जो एक पानी मिल रहा है वो राजस्थान को भी मिल रहा है, गुजरात को भी मिल रहा है, महाराष्ट्र को भी मिल रहा है। तो इसलिए ये तीनों राज्य को तो फायदा है इस परियोजना से,
लेकिन तेलंगाना को नहीं है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी ऐसी है जिसका भारत में उद्गम नहीं है? देखो, भारत में ब्रह्मपुत्र का भी नहीं है, सिंधु का भी नहीं है, सतलज का भी नहीं है। तो यहाँ पर एक है और 2 हैं और 4 है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा। नहीं तो घाघरा नदी जो है और एक गंगा नदी वो भारत के मूल भूभाग से निकलती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज ही हमारे उत्तराखंड टेट के एसएसटी के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।